सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा चैप्टर 9 है, पीस, उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में क्या होगा, हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे इस पूरे टॉपिक का, जिसमें ये जो कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं उसमें कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और साथ ही साथ में इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका पीस का, जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उस पूरे के पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार ये जो चैप्टर है पीस, इसमें दिया क्या हुआ है। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं पीस के बारे में, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि आप पीस से क्या समझते हैं, आपका जो अर्थ है शांति का, पीस का, वो क्या है। तो कुछ लोग हो सकता है ये बोले कि पीस का मतलब हमारे लिए हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, और एकदम शांति है। ठीक है, एकदम सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में लोग मिलजुल करके एक साथ रह रहे हैं, और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, किसी के साथ हिंसा नहीं हो रही है किसी भी प्रकार की। और कुछ लोग फिर ये बोल सकते हैं कि पीस का मतलब एक ऐसा कंडीशन है, जब हम दुनिया में पीस के बारे में बात करेंगे कि क्या दुनिया में शांति है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में किसी भी कंट्रीज़ के बीच में कोई वॉर नहीं हो रही है ना, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो रही है, और दुनिया में भी शांति है। तो ये कुछ कुछ सर्टेन डायमेंशंस हैं जो हम सोच सकते हैं जब भी हम पीस के बारे में जनरली सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में यही सारे कुछ सर्टेन आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है हमारा पीस का, इसमें हम इनको तो पढ़ेंगे ही, इन बेसिक जो आपने जो हमारे सजेशंस है पीस के बारे में, जो विचार है उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ नए डायमेंशंस को भी कवर करेंगे। ठीक है, मल्टी डायमेंशन से जो हमारा टॉपिक है उसको हम मल्टीपल डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में समझेंगे। हम ये समझेंगे कि अच्छा, हमने अगर समझ लिया पीस क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या है, और उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी जा सकती है, और अलग अलग तरीके क्या है जिसके ज़रिए हम अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में और अपने वर्ल्ड में पीस लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। एक मज़ेदार चैप्टर है, नॉलेज गेन करने वाला चैप्टर है, और वाकई में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। मैं रीड करती हूँ, आप साथ साथ में फॉलो करते चलिएगा। The screaming media reports on the wars, terrorist attacks and the riots constantly remind us that we live in a turbulent times. ठीक है, ये सबसे पहले देखो पीस चैप्टर की शुरुआत कैसे हो रही है। पीस चैप्टर की शुरुआत हो रही है मैं ये बताते हुए कि आज के टाइम में पीस नहीं है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, वॉर्स चल रही है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हमें बताती है वॉर चल रही है। अभी रिसेंटली देख लो, रशिया यूक्रेन की वॉर को कितना टाइम हो चुका है, लेकिन अब तक वो चलती जा रही है। कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है प्रॉपर्टी का, इकोनॉमिक वाइज, कितने सारे लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन तब भी वो चीज़ चल रही है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अफेक्टेड कंट्री है टेररिस्ट अटैक से, और टेररिज्म एक बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा एक तरीके से पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आज के टाइम में हो चुका है। ठीक है, क्योंकि टेररिज्म ग्लोबल टेररिज्म हो चुका है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो आज के टाइम में ये कह सके कि हाँ, हमारे यहाँ पर हम बिल्कुल सेफ़ है टेररिस्ट अटैक से, और कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता। आजकल सारी कंट्रीज़ एक साथ बोल रही है कि हाँ, टेररिज्म पूरी दुनिया की पीस के लिए और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और कुछ सर्टेन राइट्स भी होते हैं। ठीक है, कभी भी किसी भी कंट्री में दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो है हिंसा की संभावनाएं पूरी पूरी बनी रहती है, और उसके बारे में भी हम कुछ सर्टेन रिपोर्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये सारे एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम बात तो करते हैं शांति की, लेकिन दुनिया में, देश में और हमारे समाज में भी कहीं ना कहीं अशांति है। ठीक है, अब और क्या बताया हुआ है, एज वी विल सी लेटर द सेमिंग कंसेंसस अराउंड द आइडिया ऑफ पीस इज़ अ रिलेटिवली रीसेंट फिनोमिना। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जब हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो हम ये चीज़ समझेंगे इसमें कि जो आज के टाइम में जो कंसेंसस बना हुआ है ना, जो हर कोई बात कर रहा है कि हाँ पीस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक रिलेटिवली रीसेंट फिनोमिना है, ये रिसेंटली आइडिया है, एक रीसेंट आइडिया है कि हर कोई ये बात कर रहा है कि हाँ पीस ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और ज़्यादा तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे जब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, इसका और ज़्यादा क्लियर मीनिंग हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस क्या कह रहा है। और क्या बोल रहा है, ओवर द ईयर्स द मीनिंग एंड द वैल्यूज ऑफ पीस हैज़ बीन असेस्ड फेयरली डिफरेंटली। ओवर द ईयर्स अगर हम देखेंगे ना कि जो मीनिंग है पीस का, या जो पीस में हम अलग अलग तरीक़ों से बात करते हैं, जो वैल्यू ऑफ पीस है वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करी गई है।
तो जब हम टॉपिक कवर करेंगे द मीनिंग ऑफ पीस, उसमें भी हमें ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन है कि कैसे जो मीनिंग ऑफ पीस है वो चेंज हुआ है, और एक तरीके से है उसमें हम अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। कैसे जब हम पीस की बात करते हैं तो हम उसमें इक्वालिटी की बात करते हैं, हम उसमें जस्टिस की बात करते हैं, और कैसे हम उसमें फ्रीडम की भी बात करते हैं। ठीक है, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारी सर्टेन वैल्यूज़ है जो हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर्स में कवर कर चुकी है ना। तो वही सारी चीज़ हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। क्या बोल रहा है, और द एडवोकेट्स ऑफ पीस फेस मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ सर्टेन क्वेश्चंस है जो डील करेंगे। वो क्या है, सबसे पहला है व्हाट एग्जैक्टली इज पीस। ठीक है, थोड़ा आइडिया तो हमने बता दिया, डिस्कस कर लिया कि अच्छा पीस का मतलब क्या है, वो डिस्कस तो कर लिया, लेकिन एग्जैक्टली और क्या मीनिंग है पीस का वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। एंड वाई इज़ इट सो फ्रेजाइल इन टुडेज वर्ल्ड। आज के टाइम में जब हम इतनी ज़्यादा अशांति देख रहे हैं तो क्यों ऐसा है कि शांति बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, कुछ समय के लिए शांति रही, फिर उसके बाद कोई वॉर हो गई, फिर उसके बाद कोई कन्फ्लिक्ट हो गई, ऐसा क्यों है। ठीक है, पीस लंबे टाइम तक क्यों नहीं रह पाता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। व्हाट कैन बी डन टू स्टैब्लिश पीस, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं हम लोग ताकि हम दुनिया में शांति लेकर आ जाए और अपनी सोसाइटी में भी एक तरीके से पीस को स्टैब्लिश कर सके। तो क्या क्या तरीके हैं वो हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। और क्या दिया हुआ है, कैन वी यूज़ वायलेंस टू स्टैब्लिश पीस। इस चीज़ पर कोई एग्री कर सकता है और कोई में भी डिसएग्री करे कि क्या हम कभी एक तरीके से जो वायलेंस है, जो हिंसा है, क्या हम उसका यूज़ कर सकते हैं शांति को लेकर आने के लिए। तो इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि कब हिंसा एक तरीके से लाई जा सकती है, और क्या वो जो हिंसा हम लोग लेकर के आए हैं पीस को स्टैब्लिश करने के लिए, अगर हम किसी के साथ हिंसा कर रहे हैं तो क्या वो पीस जो हम हिंसा के बेसिस पर लेकर आए हैं क्या वो लंबे टाइम तक चलेगा या नहीं चलेगा। ये सारे कुछ सर्टेन डिबेट्स है जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। एक अलग से ये सेपरेट टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द ग्रोइंग वायलेंस इन आवर सोसाइटी। ओके, क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से आज के टाइम में हमारी सोसाइटी में लगातार जो हिंसा है, जो वायलेंस है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या क्या रीजंस है, उसके बारे में भी हम एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे डायमेंशंस है, ये सारे क्वेश्चंस है जो हम एड्रेस करेंगे, और इस टॉपिक को जितना ज़्यादा हो सकता है होलिस्टिक तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर तो पूरा एक जनरल आइडिया पीस के बारे में समझ में आ जाएगा कि जो अब तक हम पीस के बारे में बोलते आए कि पीस का मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, तो इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा डायमेंशन है पीस का, एक बहुत बड़ा वाइड मीनिंग है पीस का। वो वाइडर मीनिंग क्या है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं रीड करती चलूँगी और आप भी साथ साथ में फॉलो करते चलिएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर से कुछ हाईलाइटेड कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट लाइन्स है, वो आप साथ साथ में टिक मार्क करते चलिएगा। ठीक है, चलिए। सो लाइक डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, पीस हैज़ बिकम अ बज़वर्ड। बज़वर्ड क्या होता है, बज़वर्ड होता है बेसिकली एक ऐसा वर्ड जो बहुत पॉपुलर है, जो हर किसी की ज़बान पर दिखाई देगा, है ना। हर कोई आज के टाइम में किसके बारे में बात करता है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र चाहिए, है ना, और जस्टिस के बारे में डिमांड करते हैं, हर कोई ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक उसी तरीके से शांति के बारे में भी आज के टाइम में उसी तरीके से बात करी जा रही है। हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आज के टाइम में जो पीस है, ग्लोबल पीस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। हर कोई इस तरीके से बात कर रहा है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस सेमिंग कंसेंसस ऑन द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द पीस इज़ रिलेटिवली रिसेंट। ठीक है, ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी, यही सेम टू सेम लाइन वहाँ पर लिखी हुई थी कि जो आज के टाइम में हम बज़वर्ड बन चुका है ना, जो पीस, जो हर कोई बोल रहा है कि हाँ पीस इंपॉर्टेंट है, तो ये आइडिया ऑफ पीस के ऊपर जो कंसेंसस बना है, जो एक आम राय बनी है हर व्यक्ति की कि पीस इंपॉर्टेंट है, पीस इंपॉर्टेंट है, ये एक रीसेंट फिनोमेना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, ये चीज़ वहाँ से समझ में आ जाएगी। मैनी इंपॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ द पास्ट रोट अबाउट द पीस इन नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, कुछ समय पहले पास्ट में अगर हम जाएँ, 15-16 सेंचुरी में अगर हम जाएँ, तो कुछ सर्टन थिंकर्स ऐसे भी थे जो शांति के बारे में नेगेटिव लिखा करते थे। वो कहते थे कि शांति अच्छी नहीं है, वॉर अच्छी है। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो पीस के बारे में जो आज के हम कह रहे हैं ना कि पीस इंपॉर्टेंट है, पीस इंपॉर्टेंट है, ये रीसेंट फिनोमेना है, क्योंकि पहले कुछ टाइम पहले 15-16 सेंचुरी में कुछ सर्टन थिंकर्स ने पीस को नेगेटिव टर्म्स में देखा है। ठीक है, तब नेगेटिव बोला जाता था पीस के बारे में। क्या नेगेटिव बोला जाता था, कौन बोलता था नेगेटिव, ये हम समझेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में जो दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ के। 19th century German philosopher Friedrich Nietzsche was one of those who glorified war। तो फ्रेडरिक नीत्शे है, ठीक है, तो वो क्या कौन थे, एक जर्मन फिलोसोफर थे, 19th सेंचुरी के फिलोसोफर थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेसिकली अगर आप देखोगे तो वॉर को ग्लोरीफाई करा है। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने बेसिकली वॉर को ग्लोरीफाई करा।
तो वॉर को ग्लोरीफाई क्यों करा, क्या रीज़न दिया, वो दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में। नीत्शे डिड नॉट वैल्यू पीस बिकॉज ही बिलीव दैट ओनली कन्फ्लिक्ट कुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। नीत्शे पीस को वैल्यू नहीं किया करते थे क्योंकि वो मानते थे कि केवल और केवल कन्फ्लिक्ट की वजह से, केवल और केवल लड़ाई की वजह से ही एक जो सिविलाइजेशन है, जो एक सभ्यता है, एक सोसाइटी जो है वो ग्रो कर सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ, उनका कहने का मतलब ये था कि देखो अगर किसी सोसाइटी को ग्रो करना है, किसी सिविलाइजेशन को अगर ग्रो करना है ना, तो पीस के ज़रिए वो ग्रो नहीं कर सकती है। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पीस सोसाइटी अगर अडॉप्ट करेगी तो ग्रो नहीं करेगी, रादर कि अगर वो वॉर को अडॉप्ट करेगी तो ग्रो करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करेंगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखो, जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने किसको अडॉप्ट करा, वॉर को अडॉप्ट करा। ठीक है, ब्रिटेन हो गया या जर्मनी हो गया, ये सारी पावर्स क्या थी, कॉलोनियलिस्ट पावर थी। इन्होंने क्या करा, नई नई टेरिटरीज़ को गेन करा, नई नई टेरिटरीज़ में जो रिसोर्सेज थे उनको एक तरीके से यूज़ किया अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये आइडिया वहाँ पर इन दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो कॉलोनिस्ट पावर है वो क्या कर रही है, उनके दिमाग में ये है कि देखो रिसोर्सेज हमारी कंट्री में तो लिमिटेड है, लेकिन हमें तो अपनी ग्रोथ करनी है। तो अगर ग्रोथ करनी है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंट्री को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, दूसरी कंट्री को अपना गुलाम बनाना पड़ेगा, कोलोनिज्म करना पड़ेगा, तभी जा करके हमारी ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस उन कंट्री में लिमिटेड है तो दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को छीनना पड़ेगा, वहाँ पर लोगों को डोमिनेट करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को स्लेव्स बनाना पड़ेगा और अपनी कंट्री में काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से वो जो आइडिया उस टाइम पर जो आइडिया ऑफ ग्रोथ हुआ करता था वो वॉर पर बेस्ड हुआ करता था। इसीलिए ब्रिटेन, जर्मनी और ये जो जो उस पीरियड में 19 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में जो कॉलोनिज्म हो रहा था, इन सब आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पर किया जा रहा था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये सर्टेन एग्जाम्पल है जिसके ज़रिए हमने समझ लिया कि ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब है अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना, नई नई रिसोर्सेज को एक तरीके से ऑक्यूपाई करना। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कब्जा किया, ठीक है, इंडिया के ऊपर रूल करा, ठीक, और भी बहुत सारी अदर कंट्रीज साउथ एशिया में और अदर वर्ल्ड्स में इस तरीके से कब्जा किया गया, उनके ऊपर रूल किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से उनका क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एक तरीके से उनका हुआ। ये किसका आइडिया है, फ्रेडरिक नीत्शे का आइडिया है। एक और थिंकर है, कौन थिंकर है, यहाँ पर थिंकर आते हैं इटालियन सोशलिस्ट थ्योरिस्ट विल्फ्रेडो पेरेटो। तो जो इटालियन सोशलिस्ट थ्योरिस्ट थे विल्फ्रेडो पेरेटो, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ही आर्ग्यूड दैट पीपल हु वर एबल एंड विलिंग टू यूज़ द फोर्स टू अचीव देयर गोल्स कॉन्स्टिट्यूटेड द गवर्निंग एलिट्स इन मोस्ट सोसाइटीज़। मतलब क्या है, मतलब ये है कि विल्फ्रेडो पेरेटो जो कि एक इटालियन सोशलिस्ट थिंकर थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर जो व्यक्ति फोर्स का यूज़ करेगा, जो पावर का यूज़ करेगा अपने गोल्स को अटेन करने के लिए, वही क्या करेगा, वही रूल करेगा सोसाइटी में। गवर्निंग एलिट्स का मतलब क्या है, गवर्निंग एलिट्स का मतलब है जो गवर्न करेगा लोगों को, जो दूसरे लोगों के ऊपर रूल करेगा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति रूल करना चाहता है तो उसको पावर का यूज़ करना पड़ेगा दूसरों लोगों के ऊपर, उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने दूसरों लोगों के ऊपर, दूसरों को दबाना पड़ेगा, तब जा करके वो किसी व्यक्ति के ऊपर रूल कर सकता है। ठीक है, अब जब खुद सोचो, जब किसी को दबाया जा रहा है तो क्या वो पीस है, क्या वो कंडीशन ऑफ पीस है या फिर वो कंडीशन ऑफ वायलेंस है। अब बोलोगे कि वो कंडीशन ऑफ वायलेंस है। ठीक है, तो ये आइडिया दिया हुआ है किसने, इटालियन थिंकर विल्फ्रेडो पेरेटो ने। और जो व्यक्ति इस तरीके से रूल करता है, दूसरों को दबाकर रूल करता है, अपने गोल्स को अटेन करता है दूसरों को दबाकर, उनको वो क्या कहा करते थे, लायंस कहा करते थे। ठीक है, तो ये दो जो थिंकर है, चाहे वो फ्रेडरिक नीत्शे हो चाहे वो विल्फ्रेडो पेरेटो हो, इन्होंने पीस को इसीलिए बोला कि पीस तो बहुत कमज़ोर आइडिया है, पीस से कुछ नहीं होने वाला, वॉर को अडॉप्ट करो, दबाओ लोगों को, पावर का यूज़ करो, फोर्स का यूज़ करो, लोगों को दबाओ और अपने आप को ग्रो करो। उनका आइडिया ऑफ वॉर और पीस, उनका जो आइडिया ऑफ वॉर था ये था। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। इसीलिए स्टार्टिंग में इन पर्टिकुलर थिंकर के टाइम पीरियड में पीस को एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज़ के तौर पर देखा जाता था, पीस को माना जाता था कि ये तो बहुत कमज़ोर आइडिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ नॉट टू सजेस्ट दैट द कॉज ऑफ पीस हैड नो चैम्पियंस। अब हमने अगर ये देख लिया कि कोई कह रहा है कि पीस कमज़ोर है, पीस कमज़ोरी की निशानी है, वॉर करोगे तो ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर पाओगे, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शांति के बारे में बात ही नहीं करता था, शांति के कोई दूतक ही नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट इट ऑक्यूपाइड अ सेंट्रल प्लेस इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स। ठीक है, पीस क्या है, पीस अगर आप देखोगे उसने एक सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई करा है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन है, वो सब क्या बोलते हैं, शांति के बारे में तो बोल रहे हैं।
ठीक है। हिंदुइज्म की बात कर लो, विश्व बंधुत्व के बारे में बात करा जाता है। इस्लाम की बात कर लो तो शांति के बारे में बात करी जा रही है। सिमिलरली सिखिज्म में क्या है, सिखिज्म में भी भाईचारे के बारे में बात करी जा रही है। क्रिश्चियनिटी की बात कर लो, सारे के सारे रिलीजन में एक कॉमन डॉक्ट्राइन जरूर मिलेगी, वो है पीस। ठीक है। तो रिलीजन भी एक तरीके से पीस के बारे में बात करता हुआ है हमेशा। और कुछ सर्टन अदर थिंकर्स भी है, कुछ सर्टन अदर लोग भी है, जैसे महात्मा गांधी जी। गांधी जी क्या बोलते थे, गांधी जी ने पूरा का पूरा जो फ्रीडम मूवमेंट है नॉन वायलेंट तरीके से लड़ा, क्योंकि वो आइडिया ऑफ पीस में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। और उनका आइडिया ऑफ पीस क्या है, उनका आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस क्या है, ये बहुत डिटेल में आपकी बुक में दिया हुआ है, जो हम एक पर्टिकुलर बॉक्स में कवर करेंगे आने वाली कुछ सर्टेन वीडियोज़ में। ठीक है। तो ये हमने अंडरस्टैंड करा कि आइडिया ऑफ पीस ऐसा नहीं है कि केवल और केवल नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज ही है या नेगेटिव टर्म्स में ही पीस को देखा जाता था। बहुत सारे लोग पीस के बारे में बात किया करते थे और वो कहते थे कि पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पीस को समझना चालू कब से करा, वो चालू करा है जब हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर्स देखी। ठीक है। जब हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर्स की वजह से जो तबाही मचती है, जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो करोड़ों लोगों की जान जाती है, तब हमने रियलाइज़ करा पीस की वैल्यूज़ क्या है। ठीक है। इसके बारे में और हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक बार रीड करते हैं। However, the contemporary preoccupation with the peace can be traced to the atrocities of the 20th century, which resulted in the death of millions of human beings. तो जो आज के टाइम में जो हम पीस के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ पीस इंपॉर्टेंट है, कब से समझ में आया, 20th सेंचुरी में जो एट्रोसिटीज़ हुई, ठीक है, जो लोगों को दबाया गया और इसकी वजह से जो लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोगों की जो जान गई है, उससे हमें समझ में आया कि पीस की आज के टाइम में वैल्यू क्या है। ठीक है। क्या क्या चीज़ें हुई, राइज ऑफ फासिज्म, नाजिज्म एंड द वर्ल्ड वॉर्स। और क्या हुआ, हॉरर्स ऑफ पार्टीशन। इंडिया में पार्टीशन हुआ, कितने सारे लोगों की जान गई, इतनी सारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है। वेमेन के साथ इतने ज़्यादा क्राइम करे गए, बच्चों को मारा गया। ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब घटनाओं की वजह से हमारे दिमाग में एक इम्पैक्ट पड़ा और हमें समझ में आया कि चाहे फासिज्म हो, नाजिज्म हो, चाहे वर्ल्ड वॉर्स हो या फिर पार्टीशन हो, इसकी वजह से हमें समझ में आया कि पीस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए। ठीक है। और क्या है, और हम अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई और ह्यूमंस को समझ में आया कि शांति कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए रीड करते हैं। Many of the aforesaid calamities involve the use of advanced technologies to wreak havoc on an unprecedented scale. ठीक है। तो हमने क्या करा, जब हमने देखा कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जा रहा है, वो किस लिए किया जा रहा था, वो किया जा रहा था वेपन्स को बनाने के लिए। और उन वेपन्स का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, लोगों को मारने के लिए किया गया। जैसे जर्मनी कारपेट बॉम्ब्ड लंदन। इसका मतलब समझ लो, जर्मनी ने क्या करा, लंदन को कारपेट बॉम्ब किया। कारपेट बॉम्ब क्या होती है, बेसिकली एक ऐसा शब्द है जो एक पर्टिकुलर चीज़ को बताता है। क्या बताता है, कारपेट बॉम्बिंग क्या होती है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जर्मनी ने क्या करा, लंदन के ऊपर एक साथ पूरा का पूरा जो लंदन का एरिया है उसके ऊपर एक तरीके से बॉम्ब डाले, लगातार बॉम्ब डाले गए। ठीक है। और बॉम्ब की एक तरीके से बारिश कर दी गई लंदन के ऊपर। क्यों करी गई, क्योंकि लोगों को दबाना था। ठीक है। सबसे पहला ऑफकोर्स लोगों को मारना था और लंदन में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था सब कुछ डिस्ट्रॉय करना था। और जब एक साथ बॉम्ब डलेंगे तो क्या होगा, लंदन में रहने वाले लोग डर जाएंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा और वो डर के मारे अपनी गवर्नमेंट को बोलेंगे कि तुम सरेंडर कर दो जर्मनी के सामने। ये चीज़ें ये जो आइडिया है इसको कहा जाता है कारपेट बॉम्ब। ठीक है। तो ये जर्मनी ने करा जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये चीज़ जर्मनी ने लंदन के ऊपर करी। और ऐसा तो नहीं है जर्मनी ने अगर लंदन के ऊपर अटैक करा तो लंदन चुपचाप बैठ जाएगा। लंदन ने भी फिर कुछ करा, ब्रिटिश ने भी रिस्पॉन्ड करा। कैसे रिस्पॉन्ड करा, ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड बाय सेंडिंग 1000 बॉम्बर रेट्स। उन्होंने क्या करा, बहुत सारे प्लेन्स भेजे, प्लेन्स में हज़ारों बॉम्ब्स, एक तरीके से प्लेन्स में बॉम्ब्स थे और फिर उन्होंने बॉम्बिंग करी जर्मनी के अलग अलग शहरों के ऊपर। ठीक है। क्या हो रहा है, तुम बॉम्ब भेज रहे हो तो हमारे लोग मर रहे हैं, हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, जर्मनी की प्रॉपर्टी को। फिर क्या हो रहा है, ब्रिटेन की प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, फिर ब्रिटेन भी सेम टू सेम चीज़ जर्मनी के साथ कर रहा है। नुकसान तो ब्रिटेन और जर्मनी दोनों का हो रहा है ना, नुकसान तो ह्यूमैनिटी का हो रहा है ना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और क्या हुआ है, और यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने एटम बॉम्ब जो है वो ड्रॉप करे। किसके ऊपर, ये दोनों शहर के नाम हम सभी को याद है, हिरोशिमा और नागासाकी। और उसकी वजह से कितने लाखों लोगों की जान गई। और उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन था वो लगातार बना रहा। ऐसा नहीं है कि बॉम्ब अगर एक बार डाल दिए गए तो बस जितने लोग मर गए, नहीं। समय समय पर जो न्यूक्लियर रेडिएशन था वहाँ पर, वो बहुत लंबे टाइम तक रहा। उसकी वजह से फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ भी हुई। बहुत सारे जो नए नए बच्चे जन्म ले रहे थे उनके शरीर भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे उसकी वजह से। शरीर के बहुत सारे अंग उतने ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए।
क्योंकि फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें हम क्या देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कुछ सर्टेन ऐसे खतरनाक इंसिडेंट जो जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हुई थी। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताई गई है। क्या बोला गया है, अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करते हैं और अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एक बार। द पोस्ट वॉर decades were marked by intense rivalry between the two superpowers, the capitalist USA and the communist USSR for the world supremacy. ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो सब कुछ शांति आ गई एकदम, नहीं, ये चीज़ें फिर से हुई। पोस्ट वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद क्या हुआ था कि एक इंटेंस राइवलरी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी दुश्मनी चल रही थी किसके बीच में, सुपर पावर्स के बीच में। कौन दो सुपर पावर थी, एक तरफ था कैपिटलिस्ट यूएसए जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, जो कह रहा था कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ कम्युनिस्ट यूएसएसआर थी जो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रही थी, जो मार्केट के आइडिया को सपोर्ट नहीं किया करती थी। ठीक है, तो दोनों यूएसए और यूएसएसआर अपने अपने ग्रुप्स को कोशिश क्या कर रहे थे, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं हमारी आइडियोलॉजी सुप्रीम है, नहीं हमारी आइडियोलॉजी सुप्रीम है। इस तरीके से वो जो है लड़ाई लड़ रहे थे और वर्ल्ड में डोमिनेट करना चाहते थे। यूएसए डोमिनेट करना चाह रहा था, वहीं जो यूएसएसआर है वो डोमिनेट करना चाह रहा था वर्ल्ड को। ठीक है, और इसी में इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। उस इवेंट का नाम क्या है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड पोर्शन है, हमें समझ में आ जाएगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ अक्टूबर 1962 वॉज अ पर्टिकुलरली डार्क एपिसोड इन द अनफोल्डिंग मिलिट्री कॉम्पिटिशन। तो क्या हुआ, जब एक बार पोस्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, मतलब वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो यूएसए यूएसएसआर दोनों ने अपने अपने न्यूक्लियर पावर्स और ज़्यादा डेवलप करे, और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। तो दोनों के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एक तरीके से इकट्ठा हो गए थे दोनों के पास। ठीक है, और फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। इसको समझ लेते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ है, 1962 में होता है। ठीक है, और ये क्या था, इसको एक डार्क एपिसोड माना जाता है। डार्क एपिसोड क्यों माना जाता है उसकी भी हम एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एक बार रीड कर लेते हैं और क्या दिया हुआ है, तो हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या बोलता है, इट बिगेन वैन अमेरिकन स्पाई प्लेन्स डिस्कवर्ड द सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स इन नेबरिंग क्यूबा। अमेरिका का अगर आप मैप खोलोगे ना, तो अमेरिका के जस्ट कुछ डिस्टेंस पर ही एक छोटी सी कंट्री है क्यूबा। और क्यूबा क्यूबा क्या है, क्यूबा है कम्युनिस्ट कंट्री। ठीक है, अमेरिका क्या है, अमेरिका है कैपिटलिस्ट कंट्री। ठीक है, तो जो क्यूबा है उसमें क्या हुआ, अमेरिका के जो स्पाई प्लेन्स थे उन्होंने देखा, वहाँ पर डिस्कवर ये चीज़ करी कि जो यूएसएसआर की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है वो क्यूबा में रखी हुई है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता था, वो न्यूक्लियर मिसाइल कभी भी अटैक कर सकती थी अमेरिका के ऊपर। ठीक है, तो क्या किया फिर यूएसए ने, क्या करा, यूएसए रिस्पॉन्डेड बाय ऑर्गेनाइजिंग अ नेवल ब्लॉकेड ऑफ क्यूबा एंड थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द यूएसएसआर इफ द मिसाइल्स वर नॉट रिमूव्ड। तो यूएसए को खतरा था हमेशा, क्योंकि यूएसए के बिल्कुल एकदम नेबर में ही क्यूबा है। ठीक ऐसे समझो जैसे इंडिया के नेबर में मालदीव्स है, बहुत पास है ना, ठीक वैसे ही यूएसए के नेबर में ही क्यूबा है। ठीक है, तो अगर क्यूबा से मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल यूएसएसआर छोड़ देता तो अमेरिका, पूरा का पूरा अमेरिका पर बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा पड़ा हुआ था। तो अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने करा क्यूबा को एक तरीके से पूरी नेवी क्यूबा के आसपास ब्लॉकेड कर दिया उसका, क्यूबा का अपनी नेवी पूरी की पूरी जो नेवी है उसको क्यूबा के आसपास, क्यूबा के पूरे बॉर्डर के आसपास लगा दिया नेवी को। और उसने क्या बोला कि अगर यूएसएसआर अपनी न्यूक्लियर मिसाइल नहीं हटाता है तो हम एक मिलिट्री एक्शन लेंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता था, अगर यूएसएसआर ना हटाता तो पूरी दोबारा से संभावनाएं थी कि दोनों के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। ठीक है, लेकिन क्योंकि पता है, अमेरिका को भी पता है और रशिया को भी पता है कि अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर हो जाता तो दोनों ख़त्म हो जाते। ठीक है, कोई भी अगर एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देता तो दूसरा कंट्री भी अटैक करता। इसकी वजह से, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो दोनों तबाह हो सकते थे, इसीलिए फिर अटैक नहीं किया गया। ठीक है, क्या किया यूएसएसआर ने, तो कन्फ्रंटेशन एंडेड व्हेन द सोवियत यूनियन विड्रू द मिसाइल्स। क्या करना पड़ा, सोवियत यूनियन को अपनी मिसाइल को वहाँ से हटाना पड़ा, क्यूबा से हटाना पड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने समझ लिया कि दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ है। ठीक ऐसे ही समझो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ है, इंडिया और चाइना दोनों के दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ है। अगर लड़ाई होगी और न्यूक्लियर वॉर पर बात आ जाएगी तो दोनों को समझ में आता है कि भाई अगर दोनों एक तरीके से किसी भी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर लिया तो दूसरी कंट्री भी इस्तेमाल करेगी और दोनों ही तबाह हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियर वेपन की वजह से दोनों कंट्रीज़ वॉर पर नहीं जाती है, युद्ध पर नहीं जाती है।
ठीक है। एक डेटरेंस के तौर पर न्यूक्लियर वेपन काम करता है, रोकता है कि वॉर पर मत जाओ, क्योंकि अगर वॉर पर चले गए तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा और दोनों तबाह हो जाएंगे। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को मिली। तो क्या बोलता है ये, सी ड्यूरिंग द 2 weeks it lasted, the crisis had brought humanity perilously close to the brink of total destruction. अगर ये चीज़ हो जाती, अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो जाता तो क्या हो सकता था, डिस्ट्रक्शन हो सकता था, फिर से एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती थी, बट ये चीज़ नहीं आई। ठीक है, तो ये सारे इंसिडेंट्स हमने क्यों देखे और इससे हम क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में जो लड़ाई हुई, जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब डाले, डिस्ट्रक्शन जो इतना हुआ, उसको हमने अंडरस्टैंड करा। फिर उसके बाद हमने कैपिटलिस्ट यूएसए और जो कम्युनिस्ट यूएसएसआर थी, उन दोनों के बीच में जो राइवलरी चली, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ 1962 में, हमने उसको अंडरस्टैंड करा और उसमें भी देखा कि कितनी ज़्यादा बड़ी संभावनाएं थी दोबारा से एक वॉर होने की, और वो भी वर्ल्ड वॉर। ये सारी चीज़ें हम इसलिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हम कितना ज़्यादा लॉस सफ़र कर चुके हैं, क्योंकि हमने पीस को वैल्यू नहीं करा। ठीक है, और इसके बारे में क्या दिया हुआ है और हम अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो इफ़ पीपल प्रेज इज पीस टुडे, दैट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज दे बिलीव दैट इट इज़ टू बी अ गुड आइडिया। ह्यूमैनिटी हैज़ लर्न टू वैल्यू पीस आफ्टर पेइंग अ ह्यूज प्राइस फॉर इट्स एब्सेंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर से हाईलाइटेड, और टिकमार्क आप भी आप भी टिकमार्क कर लीजिए अपनी बुक में, अगर आप बुक खोल के बैठे हुए हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में हम लोग पीस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए मानते हैं कि हाँ पीस बहुत अच्छा आइडिया है। नहीं, हमने क्या करा, ह्यूमैनिटी ने शांति की वैल्यू को कब समझा, जब हमने इसके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान झेल चुका था। जब हम लोग वर्ल्ड वॉर्स झेल चुके थे, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, कंट्रीज़ तबाह हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर के नाम पर, तब जा कर के कंट्रीज़ को और पूरे के पूरे लीडर्स को समझ में आया कि वॉर से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। तब जा कर के समझ में आई कि अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अगर हम अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, तो शांति ही एकमात्र तरीका है, पीस ही एकमात्र तरीका है जिसके ज़रिए हम सभी का भला कर सकते हैं, ह्यूमन वेलफेयर को इंश्योर कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं। वरना ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्शन का ही फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने तब रियलाइज़ करा जब हमने ऑलरेडी एक बड़ा प्राइस पे कर चुका था। ठीक है, द स्पेक्टर ऑफ ट्रैजिक कन्फ्लिक्ट continues to haunts us. Today, life is more insecure than ever before as people everywhere face a growing threat from the terrorism. तो आज के टाइम में जो कन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर्स ख़त्म हुई तो सारी कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो गई। नहीं, आज के टाइम में भी तो कन्फ्लिक्ट्स लगातार जारी है। कंट्रीज़ के बीच में आज भी तो जो वॉर्स है वो जारी है। ठीक है, और भी अदर कारण है जिसकी वजह से वायलेंस आज के टाइम में सोसाइटी में हो या कंट्री में हो, जारी है लगातार। ठीक है, तो आज भी लाइफ जो है वो इनसिक्योर है, और ज़्यादा थ्रेट आ रहा है आज के टाइम में हमारी लाइफ के ऊपर या पीस के ऊपर। और वो बड़ा वन ऑफ द थ्रेट क्या है, टेररिज्म। वन ऑफ द थ्रेट क्या है, जो बढ़ता हुआ थ्रेट है वो है टेररिज्म, आतंकवाद। क्योंकि हमें पता है कि आतंकवाद की सीमाएं नहीं है, आतंकवाद केवल एक पर्टिकुलर कंट्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो तो ग्लोबल टेररिज्म हो चुका है आज के टाइम में। ठीक है, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है वो ग्लोबल तरीके से काम कर रहे हैं आज। तो ये इसी की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा है, और पूरे के पूरे कंट्रीज़ भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। पहले अमेरिका रियलाइज़ नहीं करता था कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया बोला करता था पूरी दुनिया को कि देखो, जो आतंकवाद है वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ही खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन कौन सुन रहा था इंडिया की? जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ तो अमेरिका को समझ में आ गया कि हाँ, ये चीज़ सच बोली जा रही है। और फिर आज के टाइम में पूरी दुनिया के ऊपर धीरे धीरे फ्रांस के ऊपर हो गया, श्रीलंका के ऊपर हो गया, अलग अलग कंट्रीज़ में अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, और तब जाकर के पूरी दुनिया रियलाइज़ कर रही है कि हाँ, वाकई में टेररिज्म एक बहुत बड़ा खतरा है। पीस कंटिन्यूज टू बी वैल्यूएबल पार्टली बिकॉज डेंजर्स टू इट आर एवर प्रेजेंट। ठीक है, तो पीस आज के टाइम में वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे डेंजर्स हैं जो शांति के लिए एक थ्रेट है, एक खतरा है शांति के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में करी, हमने थोड़ा सा बेसिक एक इंट्रोडक्शन करा जिसमें हमने समझा कि पीस के बारे में स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि हर कोई पीस को एडवोकेट किया करता था। इटालियन थिंकर विल्फ्रेडो पेरेटो का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, फ्रेडरिक नीत्शे के आइडियाज़ को हमने पढ़ा, जिसमें वो प्रेज किया करते थे कि वॉर ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, वॉर से ह्यूमन क्या करेगा, ग्रो करेगा, सिविलाइजेशन ग्रो करेगी, और जो पावर का इस्तेमाल करेगा दूसरों को डोमिनेट करने के लिए वो ही रूल कर सकता है। ये आइडियाज़ हमने पढ़े, लेकिन फिर हमने जाना कि ऐसी बात नहीं है।
पीस को एडवोकेट किया जाता है, पीस के बारे में भी बात करी जाती है। और वो हमने बात करनी कब से चालू करी, जब से हमने रियलाइज़ करा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर उसके बाद जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, उसमें भी जो खतरे की संभावनाएं हो रही थी, उसके बाद हमने रियलाइज़ करना चालू करा, हमने बात करनी चालू करी कि नहीं, वॉर तरीका नहीं है, पीस तरीका है ह्यूमन प्रोग्रेस का। ठीक है, तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये तो हमने केवल एक इंट्रोडक्शन करा है अपने टॉपिक का। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे द मीनिंग ऑफ पीस। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है द मीनिंग ऑफ पीस, उसको हम कवर करेंगे आराम से, सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे पीस के अलग अलग मीनिंग्स क्या है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।